2025 के बजट का फाइनल काउंटडाउन अब शुरू हो गया है और जल्दी ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025 का बजट पेश करने वाली हैं। ऐसे में आम आदमी से लेकर सभी बिजनेसमैन को बस बजट का इंतजार है, लेकिन जब वित्त मंत्री बजट पेश करती हैं तो उनके बजट भाषण में कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हमें समझ नहीं आते। तो आइए इस वीडियो में हम बजट से जुड़े उन कठिन शब्दों के बारे में जान लेते हैं, जिन्हें जानने के बाद हमें बजट को समझने में और भी आसानी होगी। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। बात करेंगे बजट से जुड़े उन कठिन शब्दों के बारे में। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, यानी कि ये सरकार के कुल व्यय और आय के बीच का अंतर होता है जो कुल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। ये तब होता है जब सरकार की आय उधार को छोड़कर उसके खर्च से कम हो जाती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए सरकार आगे उधार लेती है। इसके बाद मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, ये वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को दर्शाता है जो क्रय शक्ति पर प्रभाव डालता है। इसे और भी आसान भाषा में समझें तो समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी होना। मुद्रास्फीति की वजह से पैसों की खरीद क्षमता भी कम हो जाती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार कई तरीके की नीतियां भी लागू करती है। नई कर व्यवस्था यानी कि न्यू टैक्स रिजीम 2022 में शुरू की गई यह व्यवस्था 7 टैक्स स्लैब्स के साथ आती है और अब ये डिफॉल्ट कर व्यवस्था बन चुकी है। न्यू टैक्स रिजीम के साथ साथ बात कर लेते हैं पुरानी कर व्यवस्था यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम की। यह व्यवस्था 7 टैक्स स्लैब्स के साथ आती है, जिसमें 10 लाख रुपए से अधिक की आय वालों को 30% का उच्चतम टैक्स देना होता है। आगे बात करें बजट अनुमान यानी कि बजट एस्टीमेट की। ये विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और योजनाओं के लिए आवंटित धन की अनुमानित राशि बताता है और ये स्पष्ट करता है कि धन का उपयोग कहाँ और कैसे किया जाना चाहिए। यानी कि इसे अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये अलग अलग मंत्रालयों को एक एवरेज एस्टीमेट जारी करता है, जिसका मतलब होता है कि इस साल कितना पैसा कहाँ और कैसे खर्च होना चाहिए। बात करेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ये सरकार की आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है और बजट का मुख्य हिस्सा होता है, जिसका मतलब है कि सरकार इसके जरिए ये बताती है कि साल भर में कितना पैसा कहाँ खर्च हो सकता है और कहाँ से पैसा सरकार कमा सकती है। इसमें चालू साल, पिछले साल और बजट साल के लिए सरकार की प्राप्तियां और खर्च 3 अलग अलग भागों में डिवाइडेड होती हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि सरकार ने कितना खर्च किया है और कितना कमाया है। इसके बाद बात करते हैं प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस की। ये ऐसे टैक्स होते हैं जो सीधे करदाताओं से वसूले जाते हैं, जैसे कि आयकर यानी कि इनकम या फिर कॉर्पोरेटिव टैक्स। इसके बाद अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें यानी कि अप्रत्यक्ष कर, ये वो टैक्सेस होते हैं जो उपभोक्ताओं से वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर वसूले जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए जीएसटी या फिर किसी भी प्रकार की कस्टम ड्यूटी। इसके बाद अगर बात करें आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे, ये दस्तावेज बजट से पहले पेश किया जाता है जो पिछले वर्ष की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करता है और तो और ये आगामी वर्ष के लिए भी सुझाव देता है कि सरकार आगे क्या कर सकती है। इसे अगर बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा जाए तो सरकार इस सर्वे के द्वारा बताती है कि पिछले साल सरकार का फाइनेंस कैसा रहा है और आगे आने वाले सालों में सरकार फाइनेंशियली तौर पर क्या कुछ कर सकती है। आखिर में बात करेंगे वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल। ये विधेयक बजट में प्रस्तावित नए करों, नई संरचनाओं में बदलाव या फिर मौजूदा कर नीति को कानूनी आधार प्रदान करता है। बहुत आसानी से अगर इसको हम समझें तो जिसका मतलब होता है कि सरकार अगर किसी भी प्रकार के नए टैक्स या किसी नए प्लान को लागू करना चाहती है तो वो इस विधेयक यानी कि इस बिल के जरिए वो आसानी से लागू कर सकती है। अब इन शब्दों के अलावा हम 2-3 चीजें और जान लेते हैं यानी कि राजस्व खाता, जैसे अंग्रेजी में समझें तो रेवेन्यू अकाउंट, राजस्व प्राप्तियां जैसे कर राजस्व, इनकम टैक्स या फिर जीएसटी और गैर कर राजस्व, डिविडेंड और शुल्क। इसके बाद इसका दूसरा प्रकार है राजस्व व्यय यानी कि समान खर्च जैसे कि पेंशन, वेतन और सब्सिडी। इसके बाद बात आती है कैपिटल खाते यानी कि कैपिटल अकाउंट, जैसे हम कहेंगे कि पूंजी खाता। इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, पूंजी प्राप्तियां जैसे कि सरकारी कर्ज और विनिवेश, और पूंजी व्यय यानी कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और परियोजनाओं में निवेश। तो ये बात थी बजट से जुड़ी खास टर्मिनोलॉजी की। अब हम आपको आसानी से बता दें कि इस बार के बजट में मुख्य संभावित प्रस्ताव क्या हो सकते हैं। आयकर में राहत, वेतनभोगी वर्ग की मांग को ध्यान में रखते हुए
आयकर दरों में कटौती की संभावना है, जिससे उपभोक्ता खर्च में वृद्धि हो सकती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं के लिए प्रोत्साहन योजनाएं भी लाई जा सकती हैं। इसके बाद ईंधन करों में कटौती, पेट्रोल और डीजल पर करों में कमी की मांग की गई है, जिससे महंगाई पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बात करें बुनियादी ढांचे में निवेश की, तो अगले वित्तीय वर्ष में बुनियादी ढांचे पर खर्च में 25% की बढ़ोतरी देखी गई थी और ये प्रस्ताव भी रखा गया था, जिससे रोजगार में अवसर ज्यादा बढ़ेंगे। बात करेंगे निर्यात को बढ़ावा देने की, तो निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाएं आ सकती हैं और साथ ही घरेलू शिपिंग उद्योग में निवेश बढ़ाने का भी उपाय इस बार के बजट में हो सकता है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में समर्थन, किसानों के लिए नगद सहायता बढ़ाने की अपील की गई है। साथ ही साथ ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान भी किए जा सकते हैं। तो ये थी बजट 2025 से जुड़ी हमारी खास जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि आप बजट से जुड़ी किस तरीके की जानकारी जानना चाहते हैं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।